27 दिसंबर 1975। हर सुबह की तरह इस सुबह भी मजदूर चासनाला में माइनिंग करने के लिए निकलते हैं, लेकिन उन्हें क्या पता था कि इस सुबह के बाद वो कभी भी दोबारा अपनी जिंदगी में उजाला देख ही नहीं पाएंगे। चासनाला झारखंड में हुआ एक ऐसा हादसा जो इंडिया ही नहीं बल्कि एशिया का अब तक का सबसे बड़ा माइनिंग डिजास्टर माना जाता है, जिसमें एक ही हादसे में 400 परिवार वालों ने अपने कमाई का जरिया खो दिया। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं चासनाला माइनिंग का असली रहस्य। आखिर कैसे हुआ था ये हादसा, और क्या ये सच में हादसा ही था या फिर से एक और सिस्टम का बहुत बड़ा फेलियर। चासनाला झारखंड के धनबाद में एक खान है जिसके नीचे करोड़ों टन का कोयला जमा है, जिसमें से रोजाना 400 से 500 मजदूर कोयला निकालते रहते हैं। धनबाद इंडिया का कोल कैपिटल माना जाता है। अच्छा, सबसे पहले हम यहाँ पर ये समझ लेते हैं, जो ये झारखंड है ये उस समय में यानी कि 1975 में बिहार का ही एक हिस्सा हुआ करता था। झारखंड कोई अलग से स्टेट नहीं बना हुआ था। चलिए पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि ये जो माइनिंग है ये किस तरीके से की जाती है। तो माइनिंग के दो तरीके होते हैं। पहला होता है सरफेस माइनिंग, यानी कि इस मेथड में कोयला निकालने के लिए जमीन का ऊपरी हिस्सा हटा दिया जाता है और ऊपरी हिस्सा हटाने के लिए बम धमाके किए जाते हैं, जिससे आसानी से जमीन का ऊपरी हिस्सा हट जाता है और कोयला निकाला जाता है। और दूसरा मेथड होता है अंडरग्राउंड माइनिंग। इसमें कोयला निकालने के लिए अंडरग्राउंड अलग अलग सुरंगें बनाई जाती है, जिसमें रोजाना ही मजदूर अंदर टनल में जाकर खुदाई करते हैं और साथ ही कोयला वगैरह निकालते हैं। ये एक प्रकार का ट्रेडिशनल मेथड होता है जिसमें ट्रेडिशनल तरीके से कोयला निकाला जाता है। इसमें जो भी उपकरण होते हैं वो आम से उपकरण होते हैं, जिसके माध्यम से कोयला वगैरह निकाला जाता है। 27 दिसंबर 1975 के दिन ठंड के महीने में मजदूर अपने अपने घरों से चासनाला में कोल निकालने के लिए आते हैं, माइनिंग करने के लिए निकलते हैं। चासनाला, जो कि 1920 तक का इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी के अंतर्गत आती थी, 1972 में उसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था और उसके बाद ये माइनिंग पूरी तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आ चुकी थी। इस चासनाला में मजदूर 24 घंटे में 3 शिफ्ट में काम किया करते थे। पहली शिफ्ट होती थी सुबह की 6 बजे से दोपहर के 2 बजे तक, और दूसरी शिफ्ट लगती थी दोपहर के 2 बजे से रात के 10 बजे तक, और जो तीसरी शिफ्ट होती थी वो होती थी रात के 10 बजे से सुबह के 6 बजे तक। यहाँ पर 7 टनल और 7 शाफ्ट भी थे। 27 दिसंबर के दिन सुबह के 6 से 2 बजे की शिफ्ट में इस दिन भी मजदूर रोजाना की तरह 300 किलोमीटर की गहराई में नीचे जाकर शाफ्ट 4 में काम कर रहे थे। अचानक से कुछ मजदूर देखते हैं कि टनल में कहीं कहीं दरारों से पानी आ रहा है और छत से पानी टपक रहा है, और इसकी जानकारी वे जो बाहर अधिकारी थे उन तक भी पहुंचाते हैं। लेकिन अधिकारियों का कहना था कि ये एक आम सी ही बात है, आप लोग अपना आराम से काम करते रहिए। अच्छा, पहले हम लोग यहाँ पर ये समझ लेते हैं कि ये जो पानी दीवारों से अंदर आ रहा था, आखिर ये पानी आ कहाँ से रहा था। चासनाले में जहाँ पर ये कोयला निकालने का काम हो रहा था, उसी के पास में एक पुरानी सी छोड़ी गई क्वेरी थी, जिसमें लगभग 5 करोड़ गैलन पानी इकट्ठा हो चुका था, और यही पानी इस हादसे का मेन रीजन रहा है। तो हुआ ये कि लगभग 1:30 बजे के टाइम पर जब खान में सारे मजदूर अपने रोजाना की तरह काम कर रहे थे, तो उसी क्वेरी के पास में जहाँ पर को पानी जमा था, उसी क्वेरी के पास में टनल में एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन किया जाता है। अच्छा, ये एक्सप्लोजन क्यों किया जाता है? तो ये एक्सप्लोजन करना एक आम से मामूली सी बात थी। कोयला निकालने के लिए छोटे मोटे बम धमाके किए जाते हैं, ताकि जिस भी इलाके में कोयला जमा है वहाँ पे छोटा मोटा एक्सप्लोजन करके वो कोयला आराम से बाहर आ जाता है। तो ये एक नॉर्मल सी बात है और ये होता रहता था। लेकिन उस दिन सबसे बड़ी गलती ये थी कि क्वारी के पास में ही धमाका किया था, और ये धमाका कोई छोटा मोटा धमाका नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़ा धमाका हुआ था। और इस धमाके के बाद मीथेन गैस भी लीक होने लग गई। तो जैसे ही ये धमाका होता है, धमाका होने के कुछ ही मिनटों बाद जो पुरानी क्वेरी थी वो पूरी तरीके से दीवारों को तोड़ते हुए सारा का सारा पानी अंदर टनल में फेंक देती है, और कुछ ही मिनटों में पूरा 5 करोड़ गैलन पानी उन सुरंगों में भर जाता है। पानी पूरी सुरंग में इतना ज्यादा भर गया था कि जितनी भी बिजली थी सारी की सारी बिजली वहां चली गई थी। पूरी की पूरी सुरंगों में अंधेरा छा गया था।
सारे के सारे मजदूर इधर से उधर भागने लगे, चिल्लाने लगे, चीखने लगे, मदद के लिए पुकारने लगे। लेकिन पानी इतना ज्यादा बढ़ गया था, पानी का लेवल इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि बाहर जितने भी लोग थे सिर्फ उनकी चीखने चिल्लाने की आवाज सुन सकते थे। वे लोग कुछ भी नहीं कर सकते थे। पानी इतनी तेज बहाव से सुरंग में आया कि कुछ ही मिनटों में पूरी की पूरी सुरंग में पानी भर गया और सारे के सारे मजदूर उस समुद्र में डूब गए। और साथ ही यहाँ पर सारे नॉर्मल एंटर और एग्जिट भी बंद हो चुके थे। अच्छा, मैं यहाँ पर कोई नॉर्मल एंटर और एग्जिट की बात क्यों कर रही हूँ, ये आपको अभी आगे पता चलेगा। जैसे ही ये हादसा हुआ कुछ ही मिनटों बाद सारे इमरजेंसी विभाग, सारे ही मंत्रियों के विभागों में घंटियां बजने लगी। अच्छा, उस टाइम पर 1975 में देश की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी, और इंदिरा गांधी जी उस समय चंडीगढ़ में कांग्रेस की कॉन्फ्रेंस के लिए गई हुई थी। अच्छा, मैं आपको यहाँ पर एक और बात क्लियर कर देती हूँ कि 1975 में जब ये हादसा हुआ था उस समय पूरे देश में इमरजेंसी लगी हुई थी। तो जैसे ही ये खबर सारे विभागों में और इमरजेंसी विभागों में पहुंचती है, जल्द से जल्द राहत का कार्य शुरू कर दिया जाता है। और इस कार्य में सबसे पहले इम्पोर्टेंट था कि सुरंग में जो पानी भर गया उसे बाहर निकालना। तो इसके लिए बड़े से बड़े पंप मंगाए जाते हैं जो कि पानी निकालने का कार्य करते हैं। ये पंप 24 घंटे तक का 2 से 5 हजार गैलन पानी हर मिनटों में निकालते रहते। पर परेशानी यहाँ पर ये थी कि ये पंप उतने अच्छे नहीं थे, यानी कि जब ये पानी निकाल रहे थे तो इनमें बार बार कोई ना कोई मलबा, बड़ी बड़ी चट्टाने या फिर मशीनों के टुकड़े आगे फंस जा रहे थे, जिस वजह से बार बार इन्हें खोलना पड़ रहा था और इसी वजह से पानी को निकालने में देरी होती जा रही। तो फिर क्या किया जाता है कि रूस से और पोलैंड से बहुत अच्छी किस्म के पंप मंगाए जाते हैं और रूसी इंजीनियरों की निगरानी में सारा कार्य किया जाता है। ये हादसा इतना बड़ा था कि राहत कार्य 7 दिनों तक का लगातार चलता रहा। आप ही सोचिए, और पानी कितना अधिक भरा होगा कि 7 दिनों तक का पंप उसमें से पानी ही निकालने में रहे थे। और उसके बाद जाकर मजदूरों की खोजबीन हुई, लेकिन इन 7 दिनों तक सारे के सारे मजदूर अपनी जान गंवा चुके। इवन बहुत से मजदूरों की तो डेड बॉडी भी नहीं मिल पाई, वो मलबे में पूरी तरीके से ढह चुकी थी। सिर्फ एक ही हादसे में 400 से ज्यादा परिवारों ने अपना आर्थिक संसाधन खो दिया, अपने परिवार की सबसे जरूरी बुनियाद को खो दिया। पर यहाँ पर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी, आखिर कौन था इसके पीछे जिम्मेदार? माना जाता है कि जो भी ठेकेदार इसमें काम करवाते थे उन्हें पूरी संभावना थी कि इस प्रकार का हादसा कभी न कभी हो सकता है, पर उन्होंने कभी भी किसी भी तरीके से संभावना को टालने की कोशिश की ही नहीं। और जो भी मजदूर खदान में काम करते थे ये पूरी तरीके से ट्रेडिशनल मेथड से काम करते थे। इनके पास कोई भी ऐसे प्रोटेक्शन वाली चीजें नहीं थी कि कभी अगर हादसा हो जाए तो ये अपनी जान बचा सके। जब ये हादसा हुआ, हादसे के कुछ टाइम बाद हादसे की जांच के लिए पटना हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज UN सिन्हा की अध्यक्षता में एक आयोग बिठाया जाता है। ये आयोग 1976 में पूरी तरीके से अपने सारे जांच पड़ताल करता है और 1977 में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपता है। इस रिपोर्ट के अनुसार कंपनी के जितने भी माइनिंग मैनेजर थे और जितने भी सीनियर मैनेजमेंट थे उन्होंने सही से कोई भी प्रोटोकॉल फॉलो किया ही नहीं था, और ना ही उन्होंने जो पुरानी क्वारी के पास में पानी जमा हुआ था उसका अच्छे से मैनेजमेंट किया था और ना ही अच्छे से असेसमेंट किया था। और क्वेरी के पास ही में माइन में बिना मजदूरों को बाहर निकाले एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन करना सबसे बड़ी गलती थी। अगर उस वक्त मजदूरों को बाहर निकाल के एक्सप्लोजन किया जाता तो शायद ये हादसा होता ही नहीं। और ऐसी खतरनाक स्थिति होते हुए भी टनल में कोई भी इमरजेंसी एंटर और इमरजेंसी एग्जिट थे ही नहीं। इस हादसे के बाद जो थोड़े बहुत कुछ जिम्मेदार लोग साबित हो चुके थे उन लोगों को 5,000 का जुर्माना और 1 साल की सजा दी गई। साफ नजर आ रहा था कि ये सजा बहुत ज्यादा छोटी थी उन मजदूरों की जान के लिए। इसी वजह से उसके बाद जितने भी पब्लिक थी, मजदूर थे और इंजीनियर थे, इन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया था। तब जाकर कहीं मजदूरों की फैमिली को 10,000 मुआवजा दिया गया और साथ ही में फ्यूचर में कोई एक परिवार के सदस्य को नौकरी देने का भी वादा किया गया। और अब
मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी, क्या इस हादसे को रोका जा सकता था? और क्या सच में ये एक हादसा ही था या फिर हमारे सिस्टम का एक और बड़ा फेलियर था? ये केवल एक लौता यही हादसा नहीं है, ऐसे बहुत से हादसे हैं जिसने हमारे देश में बहुत ज्यादा माइनिंग सिस्टम को कमजोर कर दिया है। आज जो हम लोग बिजली पानी के लिए लड़ते रहते हैं ना, तो सोचिए कि ये बिजली पानी वहीं से आता है जहाँ पर रोजाना मजदूर अंदर अंधेरे में मीथेन गैस के अंतर्गत पूरी तरीके से कोयले के खदान किया करते हैं। इसलिए बेहतरीन ये होगा कि जितना हो सके हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ को जाए। जितने भी सोलर पंप्स है, बैटरीज है, इनकी तरफ अगर हम जाते हैं तो ट्रेडिशनल तरीके से कोयले से बनने वाली बिजली पर हमारी आवश्यकता कम होती जाएगी। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसी ही घटनाएं सुनना पसंद है तो आपको इस घटना के बारे में भी जरूर जानना चाहिए, जो कि एक ऐसा हमला और ऐसा हादसा था जिसने इंडिया के आतंकवाद के नैरेटिव को ही बदल दिया था। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसे ही वीडियोस, ऐसे ही घटनाएं पसंद है तो हमारे चर्चा परिचर्चा से जुड़ने के लिए स्टडी भावों को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो ऐसे ही किसी घटना के साथ मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट चर्चा परिचर्चा में आप लोगों के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।